मैंने जाके न्यूट्रल्स को मैंने उनको समझाया कि देखें, अगर ये साजिश हो रही है, बड़ा अच्छा आप न्यूट्रल रहें, लेकिन ये जो साजिश हो रही है, अगर इस वक्त गवर्नमेंट को गिरा दिया गया इस साजिश के तहत, तो ये इनसे संभाला नहीं जाएगा। हमने बड़ी मुश्किल से यहां तक आए हैं। ये बड़ी मुश्किल से कोरोना से निकल के जो कमोडिटी सुपर साइकिल था, ये जो जब यूक्रेन में गया रूस और जो जंग हुई, तो उसकी वजह से जो असरात थे, बड़ी मुश्किल से हमारी माशरत यहां खड़ी थी। तो मैंने तब उनको बताया, फिर शौकत तरीन को कहा कि उनको बताओ कि ये वक्त नहीं है इस मुल्क के अंदर ये साजिश को कामयाब होने देने, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा हमारी माशरत के ऊपर। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो टाइम था कि इस साजिश को नाकाम करने का, क्योंकि हमें पता था कि ना इन लोगों के पास काबिलियत है, ना इनके पास अहलियत है, और इनका मकसद ही आने का कुछ और है। इनका मकसद इस मुल्क की ना महंगाई कम करने के लिए, ना इनका मकसद इस मुल्क की रिफॉर्म्स करने का था, इकोनॉमी ठीक करने का था। इनका तो मकसद ही कुछ और था। और वो जो मकसद था, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं इनके वजीर दस्तगीर का, खुरम दस्तगीर का, जिसने टीवी प्रोग्राम पे कह दिया। उसने कहा हमें तो सिर्फ ये था, उसने दो चीजें कही। उसने कहा एक तो हमें डर लगा हुआ था कि अगर ये रह गया, इसने नैब, इसने जजेस और डाल देने थे, और इसने हमारे जितने लीडर थे उन्होंने जेलों में चले जाना था, जिसमें शहबाज शरीफ ने भी चले जाना था। तो पहला तो मेरा सवाल यह है कि क्या यहाँ की अदालतें आजाद नहीं है? क्या यहाँ की जो अदालतें हैं इसमें कोई हमारी इंटरफेरेंस हुई है आज तक? हम तो वो जमाना नहीं कि हम टेलीफोन कर रहे हैं कि जस्टिस क्यूम जी हमें केस में ये रिजल्ट चाहिए। हमने तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कभी सोचा नहीं हमला करने का। हमने किसी इदारे को, हमने आज तक हमने इदारों को चलने दिया। नैब का इदारा जो चला है, मैं बता दूं आज कि नैब ने कुछ 280 अरब रुपया अपने सारे कोई 18 साल में इकट्ठा किया था। हमारे 3 सालों में उन्होंने 480 अरब रुपया इकट्ठा किया, क्योंकि हमने मुदाखलत किसी में नहीं की। तो मैं जो आज सवाल पूछता हूं कि ये जो खुरम दस्तगीर ने बात की है, इससे ये वाजे होता है कि इनका तो मकसद था ही नहीं और कुछ स्वाय NRO 2 लेने का। इनका तो मकसद ये था, इसीलिए ये सारी जद्दोजहद थी। 3.5 साल से ये बार बार जो ब्लैकमेल मुझे किया जा रहा था, ये तो सिर्फ चाहते थे NRO, दूसरा NRO। याद रखिए, इनको पहला NRO मिल चुका है। इनको मिला, जनरल मुशर्रफ ने NRO दिया, जो सारी इनके करप्शन केसेस थे। 2-2 दफा इनकी हुकूमतें गई करप्शन पे 90 की दिहाई में। तो जो सारे इनके करप्शन के केसेस थे, वो सब जनरल मुशर्रफ ने माफ कर दिए थे। ये जो है ये NRO 2 है। ये इन्होंने 10 सालों में जो चोरी की थी, ये 95% जो केसेस हैं, ये सारे इनके दौर के हैं। ये इनके जो 10 साल थे उनके दौर के केसेस बने हुए हैं। और अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो कानून लेके आए हैं नैब की अमेंडमेंट्स का, मैं आज आप सारी कौम को यह बताना चाहता हूं। इन्होंने जो नैब का अमेंडमेंट कानून लेके आए हैं, और यही कानून इन्होंने कोशिश की थी जब हम फैटफ की लेजिस्लेशन असेंबली से पास कर रहे थे, और हमारा मकसद यह था कि फैटफ सी ग्रे लिस्ट से निकले, जो इनकी वजह से हम ग्रे लिस्ट पे थे। तो जब हमने फैटफ का कानून पास किया, तो इन्होंने तब कोशिश की, ब्लैकमेल किया कि हम फैटफ के लिए तब वोट देंगे जब आप हमें NRO देंगे और ये नैब के अंदर चेंजेस लेके आएंगे। तब आपको पता होना चाहिए इन्होंने वॉकआउट कर दिया। इन्होंने फैटफ की लेजिस्लेशन नहीं पास की थी, ये बाहर चले गए थे। तो इनके बगैर हमने फैटफ की लेजिस्लेशन पास की, जिसकी वजह से आज इंशाअल्लाह पाकिस्तान निकल जाएगा ग्रे लिस्ट से। तो इनका सिर्फ मकसद NRO 2 था। और इन्होंने किया क्या है? इन्होंने जब जो चेंजेस लेके आए हैं, सारी कौम को पता चलना चाहिए कि 1200 अरब रुपए के करप्शन के केसेस, कल जब ये कानून बनेगा, इनके केसेस खत्म हो जाएंगे। इस मुल्क का 1200 अरब रुपया जो चोरी किया हुआ था इन सरों के नामों पे, वो सारा खत्म हो जाएगा। ये NRO 2 मिल जाएगा इनको कल।
अब सवाल ये है कि ये जब कहते कि जी हम बेबस हैं, मेरा इनसे सवाल ये है कि अगर आप सिंसियर हैं इस मुल्क से, तो क्या आपको ये जो 1200 अरब है, इसमें से अगर आप ये माफ करवा रहे हैं, सोचे ये इसका 400 अरब आ जाए तो हम फिर बिजली की कीमत नीचे ला सकते हैं। और फिर मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि जब हमने रूस से बात शुरू कर दी थी तेल की, अगर आपको फिक्र थी इस कौम की और आप सारा वक्त 3.5 साल से महंगाई की बात करते थे, तो अगर आपने महंगाई कम करनी थी तो आपने क्यों नहीं, 2 महीने हो गए, क्यों नहीं आपने रूस से तेल की बात की? क्योंकि आप अमेरिका के गुलाम हैं, अमेरिका की इजाजत नहीं मिलती। हमने जब तेल सब्सिडाइज किया था तो हमारा पूरी कोशिश ये थी कि उसके बाद हम रूस से सस्ता तेल लेंगे जो हिंदुस्तान ले रहा है, जो श्रीलंका लेने लगा है, जो बांग्लादेश लेने लगा है। हमने भी रूस से तेल लेना था और उससे फिर हमने लोगों के ऊपर बोझ नहीं आने देना था। इन्होंने बजाय वो लेने के रूस से तेल, क्योंकि इनके जो जिनके ये गुलाम हैं उनका हुक्म नहीं है इनको, लिहाजा अवाम के ऊपर बोझ डाल दिया। असल मकसद जिसके लिए ये आए थे वो अब आपके सामने आ गया। NRO इन्होंने लेना था, NRO 2 अब इन्होंने खुद ही अपने आप को दे दिया है और इससे 1200 अरब रुपया इस कौम का ये हजम कर जाएंगे। पहले सारा पैसा हजम किया NRO 1 पे, ये दूसरा है अब। और फिर जो दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान को जिधर ये लेके जा रहे हैं, अब मुझे खौफ है कि ये उस तरफ जा रहा है जिधर श्रीलंका पहुंच गया है। और मुझे खौफ ये है कि हमारे पास जिस तरह ये हमारी अब रेमिटेंसेस गिर रही हैं, हमारी 10% एक्सपोर्ट्स गिरी हैं पिछले महीने, जिस तरह ये ट्रेंड जा रही है, हमें खौफ ये है कि हमारे पास डॉलर नहीं होंगे कि हम अपना, जिस तरह श्रीलंका तेल नहीं खरीद सकता। आपको पता होना चाहिए कि जब हम आए थे, जब इन्होंने नो कॉन्फ्रेंस किया था तो डॉलर 178 रुपए का था, आज वो 208 रुपए पे पहुंच गया। और ये सिर्फ और सिर्फ अब इनके पास एक रास्ता है कि ये किसी तरह अमेरिकनों के पास अब जाएंगे और उनके पैर पकड़ेंगे। मिफ्ता इस्माइल पहुंच गया अमेरिकन एम्बेसडर के पास और उसने कहा कि जी हमारी मदद करें, किसी तरह हमें कोई रिलीफ दिलवा दें। तो मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ को मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो अमेरिकन हैं, इनकी एक बड़ी इनकी फिलॉसफी है, वो ये है कि देयर इज नो फ्री लंच। कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, हर चीज की कीमत होती है। तो जो वो कीमत आपसे वसूल करेंगे वो हमें खदशा है, वो हमारी सॉवरेंटी की कीमत होगी, वो हमारी हकीकी आजादी की कीमत ली जाएगी। और वो जो कीमत है वो अभी से नजर आना शुरू हो गया कि ये तैयार हो गए वो कीमत देने के लिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी हिंदुस्तान से हमें ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, हम भी अच्छे रखने चाहते थे हिंदुस्तान से ताल्लुकात। लेकिन जब उन्होंने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों की स्टेटहुड ली, जब उन्होंने जो कश्मीरियों को वो जो आर्टिकल उनका 360 जो भी आर्टिकल था वो खत्म किया, जब उन्होंने उनका स्टेटस लिया, वो याद रखें वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी थी, इंटरनेशनल लॉ तोड़ा, तो तब हमने उनसे रिश्ता तोड़ा। हमने भी कोशिश की तब उससे पहले दोस्ती। तो अगर आज ये हिंदुस्तान से ताल्लुकात ठीक करते हैं तो ये याद रखें ये कश्मीरियों ने जो कुर्बानियां दी हैं वो सारी उनकी कुर्बानियों की कब्रों के ऊपर ये करेंगे। और दूसरी चीज, एक और इनका मांडवी वाला, उसकी स्टेटमेंट मैं देख रहा था, उसने कहा कि इसराइल से क्यों नहीं, हमें अपने मफादात का सोचना चाहिए। ये भी उसी एजेंडा का हिस्सा है जिससे ये रजीम चेंज की गई थी। वो यही है कि आप उस एजेंडे पे चलें जो हिंदुस्तान, इसराइल और जो अमेरिका चाहता है। और वो एजेंडा वो है जो हमारी सॉवरेंटी, हमारी आज़ादी के खिलाफ है, जिसकी वजह से ये सारी जद्दोजहद थी पाकिस्तान की, जो हमारे लीडर कायदे आज़म ने जो इस मुल्क को बनाने की, वो क्यों बनाया था, हम क्यों आज़ाद हुए थे। तो अगर यही करना है कि जाके अपनी सारी नजरिए को, उस सब को दफन करना है, इसलिए कि यहाँ मुल्क के ऊपर वो चोर और डाकू आ गए हैं जिनके सारे पैसे बाहर पड़े हैं, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। जब चोरी करते हैं बाहर पैसा ले जाते हैं
और फिर प्रेशर डाल के एनआरओ ले लेते हैं। ये लोग जब तक हैं, मैं आज अब सारे पाकिस्तानियों को, आप सबको कहना चाहता हूं, अगर ये लोग इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहे, ये सिर्फ तब रहेंगे कि इस मुल्क के सारे इदारों को दफन करेंगे, इस मुल्क के सारे इंसाफ के इदारों को दफन करेंगे। नैब तो होगी दफन, FIO होगी दफन, सरकारी नौकरों को आपने देख लिया कि इन्होंने कैसे भर्तियां चेंज की हैं, मेरिट खत्म हो गई। जो इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया आपके सामने है कि जिस तरह इन्होंने पुलिस से जुल्म करवाया, जिस तरह की FIRs कटवाई, हमारे ऊपर ब्लास्फेमी के केस कर दिए। कभी रियासत अपनी शहरियों पे ब्लास्फेमी का केस नहीं करती, ये इन्होंने कर दिया। अब 8 FIR मेरे ऊपर है, हमारे सारे लोगों के ऊपर है। नोम चॉम्स्की जो दुनिया के बड़े इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं, उनका आज पढ़ ले स्टेटमेंट। उन्होंने शहबाज शरीफ को खत लिखा है कि ये आप सारे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, आप जमहूरियत तबाह कर रहे हैं अपने मुल्क की, और ये रह गए तो ये जमहूरियत, एक एक जमहूरियत का जितना भी जो जिसके ऊपर जमहूरियत खड़ी हुई है, सब खत्म करेंगे।